हाँ बिल्कुल, मैं कर रहा हूँ। चलिए। हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक तिवारी। और आज हम आपके सामने हाजिर हैं एक कैंडी टॉक में रजत कपूर साहब के साथ, जिनके साथ आज मौजूद हैं इंटरव्यू लेने के लिए राहुल चौधरी जी। रजत कपूर साहब एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। एक ऐसी शख्सियत जो 3 दफा नेशनल अवार्ड विनर है। आप एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, विजनरी, ह्यूमैनिटेरियन शख्सियत है। और फहरिस्त बहुत लंबी है दोस्तों। आपका जो विजन था एक नए तरीके का सिनेमा का निर्माण करना, जो आपके और हमारे जीवन से सरोकार रखता है। एक कॉमन मैन के जीवन से सरोकार रखता है। दोस्तों, हमारे साथ है राहुल चौधरी जी, जिनका जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ। आप जेआईपीएल संस्था के संस्थापक हैं, जो साहित्य, आर्ट्स, लिटरेचर के क्षेत्र में कार्य कर रही है और हर वर्ष जयपुर में जेआईपीएल फेस्टिवल का आयोजन करवाती है। आपका विजन है लिटरेरी हेरिटेज को पूरी दुनिया में स्थापित करना। तो ओवर टू यू राहुल चौधरी जी, जो आज रजत कपूर साहब के साथ इस इंटरव्यू को अंजाम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक भाई। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए जेआईपीएल से। प्लेजर सोचा नहीं है। था कि आप मेरा फर्स्ट मैसेज में आप मेरा रिप्लाई दे देंगे कि हाँ, मैं बिल्कुल आपके साथ जुड़ूंगा। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बहुत ही मतलब खुशी की बात है हमारे लिए, जेआईपीएल के लिए, कि आप जैसे शख्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सर, शुरुआत हम आपके शुरुआती दौर से करेंगे। आपने दिल्ली से चिंगारी थिएटर से आपने शुरुआत की। चिंगारी थिएटर जी से आप पुणे के एफटीआई में पहुंचे, फिल्म इंस्टीट्यूट में। वहां से आप सीधा कुमार साहनी जी की ख्याल गाथा तक पहुंचे। तो सर, ये जी। सफर ख्याल गाथा तक पहुंचने का सफर आपका कैसा रहा? मतलब कि ये आपकी ये रुख कैसे हुआ सिनेमा की तरफ, थिएटर की तरफ? ये शौक था या इसी में आपको जाना था? ये तो बहुत शुरू से मेरा विचार था कि आगे जा। संदीप। भाई, अनुराग जी को म्यूट कर दीजिए। जी जी। जी सर। अ, अ, तो ये मुझे बहुत पहले से पता था, बचपन से, कि मैं, लेकिन वो सपना था बहुत स्ट्रांग, और उसका खिंचाव जो था वो बहुत स्ट्रांग था। और जब मैं दिल्ली में था तब वहाँ चिंगारी थिएटर हम लोगों ने बनाया। थोड़ा 3-4 साल थिएटर शुरू किया। उसके बाद मैंने अपनी इतनी हिम्मत जुटाई कि मैं पिताजी को बोल सकूं कि भाई, मैं एफटीआई में पढ़ना चाहता हूँ। और वहाँ से 3 साल के लिए मैं पूना चला गया। सर, वो होता क्या है कि आजकल हम फिल्में देखकर सोचते हैं कि ये हम भी फिल्मों में चले जाएंगे, हम भी क्या नाम एक्टर बन जाएंगे। तो क्या होता है, एक तो शौक होता है और एक होता है कि नहीं, मुझे यही करना है। तो आपका ये शौक नहीं जी। रहा, ये आपका एक संकल्प बना लिया कि मेरे को ये करना है। हाँ, आपको फिल्म मेकिंग में। संकल्प ही था। लेकिन ये तो राहुल, बाद में पता चलता ना कि क्या शौक है और क्या संकल्प है। बिल्कुल हो बिल्कुल। सकता है अगर कुछ बात आई गई हो जाती तो वो शौक ही था। शौक ही शुरुआत था। तो शौक से ही होती है ना, हर चीज़ की। शुरुआत तो ये होता है कि बिल्कुल बिल्कुल। आपकी रुचि कहाँ है, आपका रुझाव किस तरफ है। फिर आप उस रास्ते पे अपने आप को ले जा सकते हैं, आगे ले पाते हैं, या थक के छोड़ देते हैं रास्ते में। तो बात वहाँ बनती है या नहीं बनती है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल कहने को, बिल्कुल। आप। एक मिलान मिलान कुंदेरा साहब जो है नॉवलिस्ट, हाँ हाँ वो हाँ। कहते हैं कि एक लेखक में और एक लेखक के ना होने में क्या फ़र्क है। कहते क्या फ़र्क बात वही है कि लेखक जो है वो अपनी किताब को पूरी कर पाता है। है, फिर पूरी किताब वो लिख रहा था। सही बात है, A बिल्कुल सही man बात man who's able to finish his book is a writer। नहीं है। तो राइट। आधी किताबें तो सबके पास है, आधे सबके आइडिया पास तो है, सबके पास है। सबके सब पास है। बोलेगा, अरे यार मेरे पास एक कमाल की स्क्रिप्ट है, मेरे पास एक कमाल की हाँ, नॉवल का कमाल आइडिया है। की। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल जितनी राइट, बिल्कुल आप। राइट। तो सर, आपने पहली फिल्म बनाई थी प्राइवेट डिटेक्टिव। जी। उसके बाद आपने बनाई एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, हिप्नोटाइज हिप्नोटाइज।
हिप्नोथिसिस। लेकिन आप फिल्म मेकर बनना चाहते थे, राइटर, फिल्म मेकर, लेकिन जी, आपका एक्टिंग की तरफ रुझान कैसे आया? मतलब कि ये मुझे करना है, कैसे, मतलब कि हाँ मुझे एक्टिंग भी करनी है या ट्राई करना चाहिए? वो तो बाई चांस हो गया यार राहुल। मैं थिएटर में तो करता ही था। हम्म। तो एफटीआई के बाद भी हमारा थिएटर चालू था, जिसमें मैं डायरेक्ट करता था ज़्यादा, और कभी कभार हम्म, एक्टिंग भी करता था। बिल्कुल बिल्कुल। फिर प्राइवेट डिटेक्टिव बनी, उसमें नसीर साहब भी थे। वो पिक्चर रिलीज नहीं हो पाई। फिर अचानक से मुझे एक दिन ऐड का ऑफर आ गया हम्म। कि हम लोग ये ऐड बना रहे हैं। बहुत अच्छा ऐड था वो, डबल डायमंड चाय का। डबल उसके लिए आप डायमंड। ऑडिशन करने आ जाइए। ऑडिशन करने हम्म। चला गया, वो कामयाब हो गया। वो ऐड भी लोगों को पसंद आया। तो फिर उस ऐड को देख के किसी और ने एक और ऑफर दे दिया। फिर उसको देख के फरहान अख्तर के यहाँ से कॉल आया कि आप ऑडिशन करिए दिल चाहता है के लिए। तो ऐसा, मतलब बाई चांस मैं एक्टर बन गया। मेन स्ट्रीम में आपका आना हुआ दिल चाहता से, फरहान खान की फिल्म से। जी। तब से आपको लोगों ने बहुत प्यार दिया। तो उसके बाद सर सवाल आता है, एक सबसे जरूरी सवाल है, सिनेमा और थिएटर दोनों अलग अलग विषय हैं सर। जी। सिनेमा और थिएटर, तो सर आज के एक सिनेमा थिएटर से जुड़े कुछ लोग ये मानते हैं कि एक बार जो आर्टिस्ट थिएटर से निकलता है, सिनेमा में जाता है, सिनेमा में जाने के बाद वो थिएटर को भूल जाता है। वो या तो थिएटर करता नहीं है, वो सिनेमा में ही रम जाता है कि हाँ मुझे। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। कैसे, कौन कौन है बताइए, ऐसा उदाहरण दीजिए आप। कौन है ऐसा? तो बहुत से लोगों देखिए, का ये सवाल है। नहीं, पहली बात तो ये कि सिनेमा और थिएटर बहुत अलग अलग माध्यम है। ये बिल्कुल, जरूरी दोनों नहीं अलग है अलग हैं। कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आप थिएटर में अच्छे अभिनेता हैं तो आप फिल्म में भी अच्छे अभिनेता होंगे, या फिल्म में अच्छे अभिनेता है तो थिएटर में भी। थिएटर बहुत में अलग बोल अलग स्किल है। विषय। हम्म, तो दूसरी बात, जैसे नसीर साहब हैं, उन्होंने तो थिएटर नहीं छोड़ा भाई। नहीं मतलब बिल्कुल नहीं सर। 40 साल से सिनेमा भी कर रहे हैं, लेकिन थिएटर के साथ जो उनका लगन है और लगाव है वो तो वैसे ही है। बिल्कुल। शबाना जी भी थिएटर करती हैं अभी। ओमपुरी साहब भी काफी वक्त तक करते ही थे। तो थिएटर मुझे लगता है ऐसा छूटने वाली चीज नहीं है कि अब आप सिनेमा में चले गए और अब थिएटर से, ऐसा है नहीं। विनय पाठक हमारे साथ हैं, वो करते रहते हैं थिएटर। तो ऐसा थिएटर का, क्योंकि अलग ही एक नशा है यार, यू नो। थिएटर का अलग नशा है, बिल्कुल अलग नशा हाँ, है। वो छूटता नहीं है। वो छूटता नहीं है, सही बात है बिल्कुल। हम्म। सर आपने थिएटर से शुरुआत की थी, तो आज और पहले के थिएटर में कितना बदलाव आ गया? थिएटर और सिनेमा में कितना बदलाव आपने देखा है कि मैंने इतने साल, 30 साल की जर्नी में ये बदलाव देखे हैं मैंने कि इतना कुछ बदल गया है? क्योंकि किस तरह का शायद बदलाव? आज सिनेमा बाजार बन गया है, कि ज़्यादा बाजार पे फोकस किया जाता है कि मैं इससे कितना वो कर सकता हूँ, क्या नाम, प्रॉफिट कमा सकता हूँ, सारी तो चीज़ें देखी जाती हैं। 1970s में ऐसा नहीं था क्या? नहीं बिल्कुल, 1970s में पहले भी बिल्कुल ऐसा नहीं था। हाँ। बिल्कुल ऐसा था। आप क्यों कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा नहीं था? तब क्या फिल्में बनती थी 1970s में? क्या फिल्में बनती थी? बकवास फिल्में बनती थी। बकवास में। ये खाली हमको नॉस्टैल्जिया में दिखता है कि अरे यार वो जमाना अच्छा था। ऐसा कुछ नहीं हाँ। है। 1970s में बहुत ही बेकार फिल्में बनती थी। 80s में उससे भी ज्यादा खराब, और 90s में उससे भी ज्यादा खराब। तो उस सब के मुकाबले में तो पिछले 20 साल में थोड़ा बेहतर काम हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और मार्केट जो है, मार्केट का ऑक्यूपेशन, प्री ऑक्यूपेशन हमारी सिनेमा से कभी निकला नहीं है, और कभी निकलेगा भी नहीं। तो निकलेगा भी पहले नहीं, भी जो बिल्कुल फिल्में सही। बनती थी वो स्टार वैल्यू के अराउंड ही होती थी, और अभी भी वैसे ही होता क्योंकि आप तो शुरू से थिएटर से जुड़े हुए हैं, अभी अभी भी आप थिएटर करते हैं, तो अभी थिएटर में अभी नया क्या चल रहा है आपका? मतलब कि किस तरह के प्लेस चल रहे हैं अभी है। आप थिएटर में नया क्या करें? हम्म। हमारे 4 नाटक हैं जो अभी चल रहे हम्म। हैं। हम्म। हैमलेट द क्लाउन प्रिंस, ये चारों शेक्सपियर के अडेप्टेशंस हैं, हाँ। और डन बाय क्लाउन्स। हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, एंड एज यू लाइक इट। ये चारों के शोज चल रहे हैं अभी तो। कोरोना वायरस के चक्कर में कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन बिल्कुल फरवरी बिल्कुल। तक तो चल रहा था। हाँ यही चीज़ है। अब मैं ओवर टू अभिषेक तिवारी जी से करता हूँ कि आप आपके जो सवाल हैं, मतलब जो भी हैं, खुलकर बात कीजिए। रजत सर, फिल्म इंडस्ट्री में जब लोग आते हैं बॉलीवुड में, बीइंग एन आउटसाइडर, तो जी। थोड़ा सा वक्त लगता है कई बार कई लोगों को एडजस्ट करने में, और कई लोग आते ही इंस्टेंटली एडजस्ट कर देते हैं।
और इस पूरी जर्नी में एज वी सी आपने बहुत अच्छे अच्छे कुछ दोस्त बनाए। एक बहुत स्पेशल आपका बॉन्ड होता है विनय पाठक भैया से, रणवीर शौरी जी से, विजेंद्र जी काला जी से। और जब मैं मेरी जी। जब विजेंद्र जी काला जी के साथ पिछली बार बात हुई थी, वॉज प्रेजिंग यू ट्रायो। हाँ, वो ये बात बोल रहे थे, बोलते हैं कि अभिषेक, ये जो दोस्ती होती है ना, ये संजोने की चीज है, संभालने की चीज है, और जी अगर ये कभी सीखना है तो कभी बोला रजत कपूर, विनय पाठक, रणवीर शौरी को देखना। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई एम हैविंग दिस थिंग, दैट आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू कॉज ऑफ राहुल चौधरी जी एंड आस्किंग दिस क्वेश्चन। सर ये कैसा बॉन्ड है? ये जो एक निश्चल प्रेम भाव वाली दोस्ती होती है, जो एक दूसरे जी। को सपोर्ट करते हैं हमेशा, ये कितना इंपॉर्टेंट है सर लाइफ में? अभिषेक, मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो मतलब आपको नजर आता है विनय और रणवीर के साथ जो दोस्ती है हम लोगों की, लेकिन मैंने पहली फिल्म, जैसा अभी राहुल ने कहा, 95 में बनाई थी, और तब से 2020 तक 8 फिल्में मैं बना चुका हूं, और 25 साल हो गए। पहली फिल्म में जो हमारे कैमरामैन थे, राफी महमूद, उन्होंने मेरी सारी फिल्में शूट करी। अमेजिंग। पहली फिल्म में जो मेरे साउंड रिकॉर्डिस्ट थे, रसूल खुटी, उन्होंने मेरी सारी फिल्मों का साउंड किया। और 2003 रघु रोमियो से जो मेरे एडिटर थे, सुरेश पाई, वो मेरा हमेशा से एडिटर है। सेम वाह, म्यूजिक डायरेक्टर, सेम प्रोडक्शन अमेजिंग। डिजाइनर। तो वो जो काला साहब बोल रहे हैं ना कि ये जो रिलेशनशिप्स होती हैं, ये संजोने वाली बात होती है। एंड आई एम अ पर्सन लाइक दैट, एंड आई बिलीव दैट। थिएटर में भी जो हमारे दोस्त थे 1982 में, जिनके साथ हम लोगों ने शुरू किया था चिंगारी 82-83 में, वो आज भी दोस्त हैं। मतलब 40 साल होने जा रहा है उसको, 38 साल। वो आज भी दोस्त हैं हम लोग, और आज भी हम लोग साथ में काम करते हैं। तो मतलब यार, रिलेशनशिप्स अगर ना रहे हैं आप, फिर क्या, और क्या रह जाता है जिंदगी में, बिल्कुल यू सही नो। बात है। सर रघु रोमियो के लिए आपको नेशनल अवार्ड मिला, उससे पहले भी आपको 2 नेशनल अवार्ड मिले, एंड लाइक यू हैव रिसीव्ड 3 नेशनल अवार्ड सर। जी और जी। सर लोगों का सपना होता है कि एक राष्ट्रीय अवार्ड मिल जाए, नेशनल अवार्ड मिल जाए। सर वो फीलिंग कैसी होती है कि जब आपको, क्योंकि एक जर्नी है, और सर रिकॉग्नाइज होना हर हर एक शख्स चाहता है। और बीइंग अ फिल्म जी, मेकर, जो मुझे लगता है कि जो तालियां जो होती हैं और जो लोगों का अप्रिसिएशन, शायद वही एक मेन धन है, कमाई है। तो सर सही कह रहे ये जो आपको 3 बार बैक टू बैक मिला सर, ये एक्सपीरियंस कैसे रहे सर? हैं। आपसे एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि जब कोई आपके काम की तारीफ करता है तो जाहिर है कि बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली समथिंग लाइक नेशनल अवार्ड, विच इज द हाईएस्ट अवार्ड इन द कंट्री। और खास करके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा रोमांचक मेरे लिए पहला अवार्ड था, जो कि फिल्म तराना को मिला था। तराना हम लोगों ने 93 में बनाई थी। उसमें भी राफी महमूद ही कैमरामैन थे। शॉर्ट फिल्म थी, डॉक्यूमेंट्री और तराना के ऊपर, जो कि फिल्म डिवीजन ने प्रोड्यूस की थी। और उस फिल्म को खत्म होने में कुछ 1.5 साल लग गया था, क्योंकि फिल्म डिवीजन वाले कह रहे थे कि भाई, ये तो समझ में नहीं आ रही है, हमारी क्या पिक्चर बनाई है। तो उस जिद पे अटक गए थे कि हम ये पिक्चर खत्म अलाउ नहीं कर सकते। तो लटका रहा 1.5 साल, फिर उन्होंने कहा चलो यार खत्म करो जो भी है। और फिर ऐसी फिल्म को जब नेशनल अवार्ड मिलता है, तो मतलब वाकई लगता है कि, और क्योंकि वो पहली फिल्म थी हमारी, मेरी भी, राफे की भी, और हमें भी नेशनल अवार्ड मिला, राफे को भी बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का नेशनल अवार्ड मिला उसको। क्या बात तो फिर लगता है चलिए, आप जो सोच रहे थे वो एकदम गलत नहीं था, आप एकदम जाहिल नहीं है। है। बिल्कुल सही बात है। सर आपने बॉलीवुड में एक नया एक्सपेरिमेंट किया जो शायद आपसे पहले किसी ने भी नहीं किया था। आप शायद उन चुनिंदा शख्सों में से हो जिन्होंने सोशल मीडिया की और क्राउड की पावर को पहचाना, और आप एक नया तरीके का एक्सपेरिमेंट लेके आए थे, क्राउड फंडिंग का सर। तो सर आपको जी उसका आइडिया कहाँ से आया सर? यार, क्योंकि प्राइवेट डिटेक्टिव रिलीज नहीं हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया, और उसके बाद मैंने मिथ्या और रघु रोमियो दोनों लिख दिया था, और मैं प्रोड्यूसर्स को मिलता था और फिल्म बनाने की कोशिश करता था। फिर क्योंकि एक्टिंग का मेरा काम चालू हो गया था, तो मैंने कुछ 2-3 लाख रुपए एक साल में बचाने शुरू कर दिए। 3-4 साल में मेरे पास 12-13 लाख रुपए जमा हो गए थे, यही सोच के कि पिक्चर बनाएंगे। लेकिन 12-13 लाख में तो पिक्चर नहीं बनती है। तो फिर एनएटीसी ने कहा कि हम आपको 50% देंगे,
और उतना ही आप रेज कीजिए। तो दे एग्री टू गिव 40 lakhs एंड माय शेयर वाज 40 lakhs। तो फिर मुझे लगा कि यार चलिए दोस्तों से मांगते हैं पैसे। तो वो क्राउड फंडिंग कोई बहुत आसान तरीका नहीं है क्राउड फंडिंग करके पिक्चर बनाने का, क्योंकि इसमें बहुत झेलना बहुत पड़ता है, मुसीबतें मेहनत है। बहुत हैं, मेहनत बहुत लगती है, और कोई प्रोड्यूसर नहीं बैठा आपके सर पे, आप ही प्रोड्यूसर हैं। बट क्या है कि वो डेस्परेट जब आदमी हो जाता है तो कोई ना कोई तरीका तो फिर निकालना ही पड़ता है। तो ऐसा था। और मजे की बात यह है अभिषेक साहब कि इतने लंबे सफर के बाद मैं आज फिर उस मुकाम पे हूँ कि अभी तो हमारी आखिरी फिल्म जो है आर के वो भी क्राउड फंडिंग से ही बनी अमेजिंग सर। है। तो क्राउड फंडिंग एक रास्ता है जो, जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो शायद थोड़ा एक कम से कम पुश तो मिल जाता है। बिल्कुल सर। सर बीइंग अ फिल्म मेकर, आप जैसा एक रिनाउंड शख्स जब पब्लिक के बीच में जाता है क्राउड फंडिंग के लिए, व्हाट आई पर्सनली फील इज शायद हर एक शख्स आपके साथ अपने आप को जुड़ा भी महसूस करता है कि हाँ, हम भी इस यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, हम भी जी 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 जी। एक सपने के साथ जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि सर और वो बहुत वो सारे लोगों बहुत का सपना होता है। वो बहुत अच्छा फीलिंग है अभिषेक, मैं बता रहा हूँ। अगर रंगू में अच्छी फिल्म थी, या आर के अगर अच्छी बनेगी, तो इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की शुभकामनाएं और सद्भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ये मेरा पक्का यकीन है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि अभी जब मैं क्राउड फंडिंग कर रहा था आर के की 2 साल पहले, तो एक मेरे को किसी का मेल आया कि सर कल रात को स्टार प्लस पे आंखों देखी आ रही थी। मैंने अपने पिताजी को दिखाई और पिताजी को बहुत अच्छी लगी पिक्चर। तो फिर मैंने पिताजी से कहा कि ये जो डायरेक्टर है अभी अगली पिक्चर बनाने के लिए क्राउड फंडिंग कर रहा है। तो मेरे पिताजी ने कहा भाई 500 रुपये मेरी तरफ से दे दो। मेरी क्या भाभी बात ने कहा 500 रुपये मेरी तरफ से दे दो। और फलाने ने कहा 500 ये। तो सर ये हमारे 5 लोगों के 2,500 रुपये आपको आ रहे हैं। क्या बात बहुत बहुत। मतलब इतना ऐसा प्यार है ना, इतना प्यार, आई कांट टेल यू, इट्स ओवरवेलमिंग। और मैं जानता भी नहीं बहुत कौन सज्जन है ये, यू नो लेकिन लोगों में है ऐसी भावना कि यार मैं कम से कम सपोर्ट कर सकता हूँ, और कुछ नहीं तो, बिल्कुल सर। क्योंकि मैंने इसकी पिछली फिल्म मैंने फ्री में देखी थी यूट्यूब पे, बिना टिकट के पैसा दिए। चलो इस बार मैं ये कर देता हूँ। बिल्कुल सही बात है बिल्कुल। सर। सर 4 दशक से भी अधिक का अनुभव, 4 दशक से भी अधिक वक्त आपने बॉलीवुड में बिताया है, तो नहीं नहीं, सर इन 4 दशक चार नहीं है भाई, दशक 4 दशक नहीं है भाई, ऐसा मत बोलिए। 25 साल सर हो गए। 80s में यू हैव एंटर्ड इनटू बॉलीवुड, 80s लेट 88, 80s में आप आ गए थे। 88। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। तो 32 साल हुए यार, बिल्कुल 32 साल हुए अभिषेक जी। हाइपोथेटिकली वो हाँ, एक जर्नी होती है, क्योंकि जो मोहब्बतें, क्योंकि हर एरा सर आपने हर एक एरा देखा है। और बीइंग जैसे आप पहले से क्लियर थे कि मुझे फिल्म मेकर ही बनना है, मुझे क्वालिटी सिनेमा बनाना है, और जैसा आपने अभी खुद भी बोला, तो सर पिछले 4 ये जो दशक आप जिस वक्त आप बॉलीवुड में रहे हैं, तीन इसमें तीन सर दशक आपने कौन 3 दशक एज पर यू सर, बिकॉज वो आपकी आपकी ये जरा नवाजी है कि आप इतना मोहब्बत देते हैं। तो सर ये जो इसमें सर आपने क्या बदलाव देखा, और आपके फेवरेट डायरेक्टर्स इनमें से कौन है जिन्होंने सच में रिस्क लिया है अलग तरीके की मूवी बनाने के लिए? अरे मेरे तो गुरु दोनों जिनके साथ मैंने काम किया, कुमार शानी साहब और मणि कौल साहब, दे आर द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स दैट आई नो इन दिस कंट्री। एंड आई वाज वेरी वेरी फॉर्चुनेट, मेरा एकदम सौभाग्य था कि मैं दोनों के साथ ही काम कर पाया। ये दोनों ही फिल्म मेकर हम लोगों को पढ़ाने आते थे एफटीआई में, मणि भी और कुमार भी, तो उनके साथ एक जान पहचान थी, मतलब। और मेरी बहुत इच्छा थी कि उनसे सीखूं काम। ये मतलब मैं तो, जो वो कर चुके हैं, अगर हम लोग उसका 10-15% भी कर पाए तो बहुत होगा। आई मीन आप मणि कौल की फिल्म देखिए, उसकी रोटी, जो कि 1969 की पिक्चर है यार, 1970, 51 साल पुरानी पिक्चर है। क्या पिक्चर है वो, क्या फिल्म बनाई है। तो मतलब हम लोग अब उसमें ऐसा नया क्या कर रहे हैं, सिनेमा में या साहित्य में नया क्या हो रहा है, ये बात सोचने की नहीं है। नया कुछ नहीं हो रहा है, हो चुका सब। सब कुछ हो चुका सही ठीक बात है, मास्टर ज्यादा है। है। सर बड़ा पर्दा, छोटा पर्दा, ओटीटी प्लेटफॉर्म, ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, इवन टेली
कॉमर्शियल्स, कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि जो आपसे अछूता रहा है। और ऑब्वियस सी बात है कि पहला प्यार आपका स्टेज। तो सर, आप पर्सनली सबसे ज्यादा किस चीज से मोहब्बत करते हैं? पहला प्यार मेरा स्टेज नहीं है, पहला प्यार मेरा सिनेमा ही था। स्टेज बाद में मेरी जिंदगी में आई। मुझे तो पता भी नहीं था कि रंगमंच जैसी कोई चीज़ होती है। मैं तो एकदम सिनेमा का फैन था, बफ था। बट जब रंगमंच आया जिंदगी में तो मतलब तूफान की तरह आया एकदम। और वो, जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो नशा जो है वो छूटता नहीं है, और बहुत ही अलग तरह का नशा है। तो रंगमंच और सिनेमा के बीच में चुनाव करना तो मेरे लिए असंभव है। क्योंकि दोनों में ही बहुत बहुत सुख है, और दोनों में बहुत अलग अलग तरह का सुख है। अ, मतलब अजीब अजीब ही दुनिया है दोनों, और इतनी फर्क है दुनिया और दोनों कि मतलब थिएटर में आपको लगता है कि जो आज हो रहा है, जो आप आज कर रहे हैं या जो आप आज देख रहे हैं, वो कभी नहीं होगा दोबारा। वो यही पल है, इसी पल में है वो। इस पल के बाहर वो, उसका कोई वजूद नहीं है। दूसरी तरफ सिनेमा के पर्दे पे आप देखते हैं कि जो आज है वो हमेशा के लिए है। बिल्कुल है। ये चीज यहाँ रहेगी हमेशा, आपके मरने के बाद भी रहेगी। यू नो, ये दोनों एकदम ऑपोजिट बातें हैं एक दूसरे से, और दोनों का ही मतलब एक आनंद कमाल का है कि एक चीज बिल्कुल जो सर। रोज मर रही है मंच पे, और दूसरी जो आपके मरने के बाद भी रहेगी। सर, यू नो। इतनी सारी जगह पे आपको एज अ गेस्ट टॉकर बुलाया जाता है टू गिव द लेक्चर ऑन डिफरेंट टॉपिक्स और एस्पेक्ट्स ऑफ एक्टिंग, फिल्म मेकिंग। तो सर, काफी सारे लोग हैं हमारे इस देश में जिनके पास मौके नहीं है, या जो बनना चाहते हैं कि हम कुछ एक्टर बन पाए, या डायरेक्टर बन पाए, या राइटर बन पाए, प्रोड्यूसर बन पाए। ठीक है, आज के दौर में सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे मौके आ गए, ऐप्स की वजह से मौके फिर भी हैं कि वायबिलिटी है, लोग दिखते हैं। पर सर, फिर भी लोगों को रास्ते नहीं मालूम। तो आप अपने एक्सपीरियंसेस से कैसे उन लोगों को ये बता सकते हैं कि वो अपनी जर्नी की शुरुआत किस तरीके से करें सर? यार मैं तो एक ही बात बताता हूँ बार बार कि वो, ये तो पहले मान लीजिएगा कि बहुत ही मुश्किल काम आप करने जा रहे हैं। दूसरा ये कि इसलिए मत कुछ करना कि इससे कुछ मिलेगा। बिल्कुल। यू नो, इसलिए करना कि आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, प्यारा नहीं कि है, बिल्कुल आपको सही ये बात। करना ही है। यू नो, बिल्कुल सही। आप फिल्म मेकर इसलिए ना बने कि मैं फिल्म मेकर बन के ख्याति हासिल करूंगा या पैसा हासिल करूंगा या इवन एप्लॉज हासिल करूंगा। आप फिल्म मेकर इसलिए बने क्योंकि आप बीमार हैं, और आपकी बीमारी का एक ही इलाज है कि आप फिल्में बना पाएं, और कोई बिल्कुल इलाज सही नहीं बात। आपका। ये अलग तरह की बीमारी जब है सर। हाँ, जब ये बीमारी हो तो वही करिए। अगर आपकी बीमारी है कि मुझे किताब लिखनी है, तो आप कुछ भी करके लिखेंगे, फिर आपको कोई रास्ता ढूंढने की जरूरत, कोई बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि आप कर लेंगे, आप ढूंढ लेंगे रास्ते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यू नो, और वो, ओवर टू यू राहुल अगर चौधरी भाई। अगर वो जज्बा नहीं है, वो पैशन नहीं है, तो ना भी करिए। बिल्कुल सर, अमेजिंग। बिल्कुल। अगर वो सर मेरा जज्बा नहीं है तो सवाल जी। सर अब मेरा सवाल सिनेमा से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा अलग हटके है, रीजनल सिनेमा पे। जी। सर रीजनल सिनेमा जैसे तेलुगु, तमिल, मलयाली और मराठी, ये अच्छे स्तर पे मतलब अपना काम कर रहे हैं और चल भी रहा है। लेकिन कुछ सिनेमा जैसे मेरे राजस्थानी, मैं राजस्थान का हूँ, राजस्थानी सिनेमा की बात करूँगा। आज राजस्थानी सिनेमा की हालत बहुत ही खस्ता है, मतलब कि ना फिल्में बन रही है, ना अच्छी फिल्में बन रही है। कुछ बन रही है वो उनको थिएटर नहीं मिल रहा, ना रिलीज हो पा रही है। बहुत सी सैकड़ों फिल्में बनकर तैयार पड़ी है, लेकिन वो कभी रिलीज नहीं हो पा रही है। तो सर रीजनल सिनेमा के सामने ये दिक्कत क्या है कि मतलब इसको कैसे, मतलब कि क्या कमियां हैं जो ये दूर करनी चाहिए कि हम रीजनल सिनेमा से लोगों को जोड़ सकें? जैसे ये तो मराठी आप बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये तो मतलब राजस्थान की कोई खास ही दिक्कत होगी जो आपको ज्यादा पता होगा मुझसे, क्योंकि जैसा कि आपने कहा तेलुगु सिनेमा में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तमिल, मलयालम, बंगाली, मराठी, भोजपुरी, ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। तो ये तो आप ही को मालूम होगा ज्यादा कि राजस्थान में ऐसा क्यों है। क्योंकि सर फिल्म मेकर्स जो क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है कि थिएटर नहीं मिल पाता है, राजस्थानी सिनेमा को थिएटर नहीं मिल पाता है। हमारे सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो क्या है कि प्रोड्यूसर भी पैसा लगाने से कतराता है। यहाँ प्रोड्यूसर्स की कमी नहीं है, लेकिन वही चीज़ है ना कि उनको
प्रोड्यूसर तो पैसा देखेगा, वो तो अपना प्रॉफिट देखेगा, प्रोड्यूसर को किसी चीज़ से मतलब नहीं है कि वो अपना पैसा देखेगा। जी। लेकिन वही चीज़ है ना कि उसको रिटर्न कैसे मिलेगा, तो वो बहुत सी दिक्कतें झेलता है कि हाँ जी। ये इस, क्योंकि बहुत सारी सैकड़ों फिल्में सर बनकर तैयार पड़ी है, लेकिन वो कभी आज तक रिलीज नहीं हो पा रही है। जी। सर आपने रीजनल सिनेमा पे कोई काम किया है या मराठी सिनेमा या किसी भी रीजनल सिनेमा पे अभी मैंने तक कोई काम किया हो? दो बंगाली फिल्में की हैं। हाँ हाँ, एक कोंकणा सेन के साथ आपने, हाँ। अपर्णा सिंह की डायरेक्टेड थी, इति मृणालिनी। दूसरी फिल्म ऑनर अनन, जो कि अनिरुद्ध रॉय चौधरी ने बनाई थी। 2 साल पहले हम लोग एक तेलुगु फिल्म कर रहे थे, टू स्टेट्स, जिसमें भाग्यश्री भी थी और मैं भी था, लेकिन वो पिक्चर रुक गई बीच में। नहीं तो वो मेरी पहली तेलुगु फिल्म होती। तेलुगु सिनेमा। तो सर रीजनल सिनेमा में आप बंगाल रीजनल सिनेमा गए, तो आपको वहाँ क्या मतलब कि क्या नया देखने को मिला कि हाँ रीजनल में ये चीज़ बिल्कुल सिनेमा से अलग हटकर है? ऐसा कहीं कुछ नहीं होता डिफरेंट यार। आप चेन्नई में शूट करें या बंगाल में करें या न्यूयॉर्क में करें, फिल्म का नहीं सर, तरीका तो रीजनल वही है। रीजनल लैंग्वेज को लेकर तो कुछ इश्यूज रहते ही हैं कि मतलब कुछ। हाँ, वो भाषा सीखनी पड़ती है, वो अलग बात है। लेकिन वो उसका शूटिंग से कोई लेना देना नहीं। वो तो आपकी अपनी स्ट्रगल एज एन एक्टर, कि आपको वो भाषा नहीं आती तो सीखना पड़ेगा। लेकिन बंगाली सिनेमा इतनी उस, मुश्किल नहीं है। हाँ सर, हम साहित्य पे काम करते हैं, तो साहित्य और सिनेमा का बात होना भी बहुत ज़रूरी है। जी। तो साहित्य क्या है कि अपने आप को ऊंचे पायदान पे मानता है कि साहित्य सिनेमा से थोड़ा सा वो है, लेकिन आजकल क्या है कि साहित्य और सिनेमा को अगर नज़दीक मतलब लाया जाए, तो उसके लिए बहुत सारे बीच के रास्ते निकाले जाते हैं कि, क्योंकि देखो सर, बुक लिखने में क्या होता है कि एक राइटर अगर बुक लिख रहा है, तो वो क्या है कि उसके जो पाठक होंगे वो अलग अलग विचार के होंगे, उनका अलग विचारधारा होगी इस किताब को पढ़ के, उस नॉवल को पढ़ के। लेकिन जब सिनेमा में आएंगे, तो स्क्रीन प्ले एक होना चाहिए जो सभी दर्शकों को एक जैसा लगे। तो साहित्य और सिनेमा में मतलब क्या चीज़ें हो सकती है बेहतर कि मतलब आपस में जुड़कर भी काम कर सके? और सवाल आपका अच्छा है, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि आप एक आदमी किताब पढ़ता है तो अपने दिमाग में सोचता है कि वो आदमी कैसा लग रहा होगा कैरेक्टर, बिल्कुल कि बिल्कुल। वो घर कैसा होगा जिसका डिस्क्रिप्शन मैं पढ़ रहा हूँ। उसके अपने दिमाग में उसकी अलग ही इमेज बन रही है। लेकिन जब वो सिनेमा देख रहा है तो इमेज तो बन गई है, आपको दिखाई जा रही है इमेज वो। दिखाई जाएगी। ये ये बात ये बात सच है। लेकिन फिर सिनेमा को कुछ और करना पड़ेगा जो साहित्य नहीं कर पाता। नहीं कर। जैसा कि साहित्य, जैसा सिनेमा की व्हाट इज स्पेसिफिक इन सिनेमा, उसकी खासियत क्या है? उसकी खासियत है कैमरा, लेंसिंग, कैमरा का मूवमेंट, लाइटिंग, ना, एडिटिंग, साउंड, ये सब चीजें, कलर्स, ये सब चीजें लेके सिनेमा बनता है। अब एक ये बात लिखना कि उसकी कमीज लाल रंग की थी और उसमें सफेद फूल बने हुए थे जैसे कि आपकी कमीज पे है, ये बात लिखना एक बात है। लेकिन अगर मैं उस कमीज को शूट कर रहा हूँ, तो मैं उस कमीज को किस तरह से शूट करूँ कि उसका जो मैं चाह रहा हूँ वो इम्पैक्ट आए। तो वहां सिनेमा की शुरुआत होती है, साहित्य से अलग। सर नेक्स्ट, ओवर टू यू अभिषेक तिवारी जी। सर मुख्तलिफ किरदार निभाए 50 से भी ज्यादा फेरिस्त की जो पिक्चरें हैं, मतलब फेरिस्त बहुत लंबी है काफी, क्योंकि प्रोजेक्ट्स मुंबई में बनते हैं, रिलीज जी। नहीं हो पाते, बट 50 से भी ज्यादा मूवीज में आपने काम किया है, और हर एक किरदार अपने आप में मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। तो सर, जी, शुक्रिया। हाउ यू गेट इनटू द कैरेक्टर्स? जैसे कई लोग होते हैं ना कि जो मेथड एक्टिंग की बात करते हैं, या लाइक द वन हु वांट टू गेट इनटू द स्किन ऑफ दैट कैरेक्टर, तो आप कैसे खुद को कैरेक्टर में ढालते हैं सर? यार मैं पर्सनली मेथड एक्टिंग में विश्वास नहीं करता हूँ, और मुझे लगता नहीं कि एक्टिंग को इतना एक बोझ बनाना चाहिए कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए। मुझे लगता है कि उस किरदार को अपने अंदर ही ढूंढना चाहिए, और और अपने खुद के अनुभव में कहीं ना कहीं वो छुपा होता है हर तरह का किरदार। क्योंकि आप अभी ये हैं, लेकिन आप ये भी हो सकते थे, वो भी हो सकते थे। अगर सर्कमस्टांसेस फर्क होता है आपकी जिंदगी में तो आप कुछ और होते हैं। तो
so I try and work on the look of the character, कि वो कैसा दिखता है और क्या किस तरह के कपड़े पहनता है। और मुझे फिर जब एक बात मुझ सेट हो जाती है दिमाग में, फिर चीजें आसान हो जाती है मेरे लिए। वी हैव सीन दैट सर, लाइक जो आपने जिस तरीके का कैरेक्टर पोर्ट्रेल किया है, आपने हर एक, ऑलमोस्ट हर एक बड़े आर्टिस्ट के साथ, जिन्हें बड़े सो कॉल्ड फाइनेंशियल टर्म्स में कहा जाता है, जो क्राउड पुलर या बिग सिनेमा, बिग बैनर्स, आपने हर तरीके की पिक्चरें की हैं, हर तरीके के ऑलमोस्ट रोल किए हैं। और जो आपका ये जो एक जो लुक है, लाइक यू आर ब्लेस्ड की एक बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड गाय का एक लुक है, जो कि स्मार्ट है, यंग है, डैशिंग वाला। तो उसके वजह से आपने कुछ ऐसे रोल किए कि जहाँ पे वो अमीर पिता या अमीर एक या इन्फ्लुएंशियल जी जी मैन जी का जी जी। कैरेक्टर है, लाइक इट केम इनटू योर वे। तो सर, इतने सारे रोल करने के बाद, क्योंकि हर आर्टिस्ट के दिल में कुछ ना कुछ एक भावना होती है कि मुझे इस तरीके का रोल करना चाहिए या उस तरीके का, तो आपकी भी कुछ ऐसी ख्वाहिश है कि मुझे अब इस तरीके के रोल करने चाहिए, या मैंने ऐसे रोल कभी नहीं किए तो नाउ आई विल डू दैट काइंड ऑफ अ रोल, या सब मिल जब चुका कुछ है? जब कुछ नया आता है तो एक्साइटमेंट होती है, लेकिन नया बहुत कम आता है यार। हमारे देश में एक ही तरह की फिल्में बनती हैं, और बहुत जल्दी आप स्टीरियोटाइप हो जाते हैं। तो नया ढूंढने में इंतजार करना पड़ता है, और मैं इंतजार करने को राजी हूँ। मुझे साल में अगर एक पिक्चर भी करना पड़ा या दो पिक मिले तो बहुत है। तो ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। सो आई रादर वेट फॉर अ गुड फिल्म, अ गुड रोल, है ना, रादर देन डू ये भी वो भी वो। बीच बीच में आते रहते सर, हैं अच्छे रोल, लेकिन ऐसी कोई चाह नहीं है कि भाई ये आ जाए। टेलीविजन भी आपने काफी इंजॉय किया है, तो जी टेलीविजन में मोहब्बत आपको बहुत मिली, और वैसे भी जाहिर सी बात है कि जब शख्सियत आप जैसी हो, जिसे हर तरफ मोहब्बत मिलती है, और वो जब छोटे पर्दे पे आता है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि एक हमारा स्टार जिसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपने सीआईडी किया, घरवाली ऊपर वाली का एक एपिसोड किया, गुब्बारे, जुनून, एवरेस्ट, एक लंबी फहरिस्त है। तो टेलीविजन को आपने सर कैसा एंजॉय किया? इट डिपेंड्स। ऐसा कोई टेलीविजन आप इंजॉय करते चीज़ों को लोगों की वजह से, मीडियम की वजह से नहीं। अब एक फिल्म कोई बनाने वाला अच्छा आदमी है तो आपको मजा आता है, अगर कोई घटिया आदमी है तो आपको मजा नहीं आता। टेलीविजन में भी अगर आप वो प्रोजेक्ट अच्छा है, लोग अच्छे हैं, तो आप इंजॉय करते हैं। अगर लगता है कि ऐसे ही सब लोग काम के लिए काम कर रहे हैं तो आप बोर हो जाते हैं। सर, लंदन बेस्ड मूवी भी आपने की, यूके बेस्ड इनफैक्ट मूवी थी, जो यूके टेलीविजन फिल्म थी, मोहम्मद अली जिन्ना। जी। सर, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर आपका? इट वॉज नॉट अ बिग थिंग, इट वॉज जस्ट 4 day शूट फॉर मी। गुड। प्लेइंग अ हिस्टोरिकल फिगर वॉज ऑल्सो फन। सर, अच्छा नहीं, मतलब हर एक आर्टिस्ट की एक चाह होती है कि मैं हॉलीवुड करूं, या अब जैसे आपने बॉलीवुड ऑलरेडी कर लिया है, आपके पास भी प्रपोजल आते ही होंगे कभी ना कभी। तो अगर आप के पास उस तरीके के प्रपोजल आते हैं, तो आप किस तरीके के रोल्स के लिए देखते हैं कि मेरा कैरेक्टर क्या होना चाहिए, या आप अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर टाइप कास्ट करके एक इमेज में बांध के रखना चाहते हैं, या लाइक यू आर फ्री विद कि यार कुछ भी आ रहा है मैं करूंगा टाइप्स? कुछ भी अच्छा आ रहा है तो मैं करूँगा, जब अच्छा भी आ रहा है, आएगा। कुछ भी अच्छा आ रहा है। जब भी आएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है कहीं भी जाने की। देखो यार, ये सब बोनस मतलब है राइट। अभिषेक। ये सब बोनस है। एक्टिंग और ये सब मेरे लिए बोनस है। मैं फिल्म मेकर हूँ। मैं फिल्म मेकर बनना चाहता था, मैं फिल्में बना रहा हूँ। और मैं फिल्में बना रहा हूँ अपने टर्म्स पे, जैसा फिल्म मैं बनाना चाहता हूँ। इन स्पाइट ऑफ मार्केट प्रेशर, जैसे राहुल बोल रहे थे, प्रोड्यूसर्स, इन स्पाइट ऑफ व्हाट प्रोड्यूसर्स वांट एंड व्हाट यू वांट इज डिफरेंट। उसके बावजूद मैं फिल्में बना पा रहा हूँ। 3 साल में एक ही सही, लेकिन बना रहा हूँ। और पिछले 25 साल में 8 फिल्में बन चुकी हैं, विच इज नॉट बैड। मैं क्या कह रहा अमेजिंग हूँ, सर, उसके अमेजिंग। अलावा जो कुछ है वो सब बोनस है। अगर लोगों सबका बिल्कुल। प्यार मिल रहा है तो बहुत अच्छा बोनस है। अवार्ड मिल रहा है तो बोनस है। काम मिल रहा है तो बोनस है। हॉलीवुड आएगा तो वो भी बोनस होगा। लेकिन जब आएगा, ऐसी तमन्ना और चाह नहीं है कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं? बिल्कुल सर, और कितना कुछ सीखने के लिए मिलता है नए लोगों को, जब आप रजत कपूर साहब जैसे शख्सियत वाले लोगों से मिलते हैं, जहां पे लोग चकाचौंध की ओर भाग रहे हैं, जिनको दुनिया की आपाधापी में खुद को
आगे बढ़ाने के लिए वो किसी भी टीएनसी या टर्म्स एंड कंडीशन पे जाने को तैयार रहते हैं दोस्तों। वहीं पे रजत कपूर साहब जैसे लोग भी हैं हमारे बीच में, जो एक बिलीव रखते हैं कीप इट सिंपल पे, और जो अपने सपनों को जीने और सपनों को पूरा करने के लिए जीते हैं। सर आप, जाहिर सी बात है कि यू लव टू बी कॉल्ड एज अ फिल्म मेकर, आपका पहला सपना था टू बी अ फिल्म मेकर। जी इंशाल्लाह ईश्वर की दुआ से वो भी हुआ और आगे भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें होंगी। जी अपार्ट फ्रॉम दिस आप राइटर भी हैं सर, और एक राइटर ऊपर से फिल्म मेकर, जी और साथ में वो एक्टर भी है और फिर प्रोड्यूसर भी है। मतलब एक बहुत लिथल कॉम्बिनेशन बन जाता है। लिथल कॉम्बिनेशन की गुंजाइश ये नहीं तो होती के लिए भी किसी कमी की। तो सर देखिए, इसको डिस्क्राइब कीजिए। राइटर डायरेक्टर अलग चीजें नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि मुझे लगता है हर डायरेक्टर को अपनी फिल्म को लिखनी चाहिए खुद। खुद लिखनी चाहिए। चाहे तो वो साथ में लिखें किसी के, लेकिन खुद एक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। मुझे ये आइडिया बहुत पसंद नहीं है कि किसी ने लिखा है, वो राइटर है, और आपने डायरेक्ट कर दिया है, किसी और ने एडिट कर दिया है। मतलब क्या है, इट्स नॉट अ फैक्ट्री तो नहीं है ना यार ये असेंबली लाइन है, किसी ने ये पुर्जा लगा दिया, किसी ने वो, ऐसा नहीं है। तो आर्टिस्ट का काम है ना। ऐसा पेंटिंग करते हुए थोड़ी होता है कि एक काम करो यार, तुम खाली ब्लू पेंट करो, मैं रेड पेंट करूंगा, वो येलो बिल्कुल पेंट करे। ऐसा नहीं होता ना यार। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक एक ही विजन है ना, एक ही विजन होनी चाहिए। तो ये सर स्क्रिप्ट राइटर अपने हिसाब से अच्छी फिल्म बना पाएगा, वो अपने नजरिए से देखेगा उसको। हाँ, मतलब ऑल्सो मुझे लगता है कि आप जो चीज कहना चाहते हैं कहीं आप क्या क्यों बनाना चाहते हैं ये फिल्म। एक समथिंग मस्ट बी ड्राइविंग यू वेरी हार्ड फॉर मेनी इयर्स फॉर इट टू कम आउट ना। ऐसे थोड़ी कि मैंने एक कहानी पढ़ी, मुझे लगा यार यार ये पिक्चर बनाते हैं, नहीं। ये प्रोसेस दूसरा है। ये प्रोसेस है कि कोई चीज आपके अंदर है, जी रही है आपके अंदर, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा तो कैसे टैकल किया जाए। 4 साल के बाद शायद कुछ आइडिया आता है कि यार ये ऐसा हो सकता है, लेकिन वो आइडिया आपके अंदर था, वो बीज उसका आपके अंदर था। और वो इसलिए था क्योंकि आपके लिए वो खास है वो चीज। इसलिए नहीं कि सब्जेक्ट अच्छा है, इसलिए कि वो चीज आपको कुरीद रही है कई सालों से। इसलिए आप वो लिखना चाहते हैं, इसलिए आप वो फिल्म बनाना चाहते हैं, है ना। और सर इसलिए नहीं कि करना, भाई, हाँ बोलिए। नहीं नहीं कंटिन्यू कीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज कंटिन्यू कीजिए मैं सर। कह रहा हूँ इसलिए नहीं कि मार्केट में ये चीज अच्छी चल जाएगी, या किसी को पसंद आ जाएगी। ये कारण नहीं होता है फिल्म बनाने का या किताब लिखने का। कारण होता है कि आप अपने अंदर कुछ ढूंढ रहे हैं। तो सर दिस क्लियरली शोज कि जो आपका एक पर्सनालिटी है सेल्फ कंटेंट वाला, जो जैसा मैंने अभी बोला कि लोग दुनिया की जहां आपाधापी में दौड़ते हैं, आप अपने लीक पे अपने तरीके से काम करना पसंद करते हैं। और आप, जैसे आपने खुद भी बोला कि आपके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जो आपका कंफर्ट जोन है और जो आप जी चाहते हैं आप वो कर पाते हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि जो आपकी अपब्रिंगिंग हुई है आपकी, उसका जी भी एक बहुत बड़ा रोल है इस तरीके का? क्योंकि सर लेकिन ना, दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल होता है इस एटीट्यूड का आना, टू से नो। तो सर सही ये आपने कैसे सीखा? है। जरूर अपब्रिंगिंग का कुछ इसमें हाथ रहा होगा। हालांकि मुझे बहुत अच्छे से ऐसा कोई इंसिडेंट याद नहीं है कि, लेकिन बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपने माँ बाप को देख के ही दुनिया का एक तजुर्बा करते हैं। फिर उसके बाद जो मैंने मणि और कुमार के साथ काम करा 3 साल, तो दीज टू फिल्म मेकर्स हैव सच इनक्रेडिबल इंटेग्रिटी, अभिषेक, कि मतलब उन लोगों ने जो फिल्में बनाई हैं अपने बलबूते पर, और अपनी समझ के या सेंसिटिविटी के हिसाब से, और एक मतलब एक डग यहाँ से वहां नहीं हुए कि हम इसको आसान बना दें या हम इसको आसान रास्ता कोई चुन लें, कभी नहीं। यस, आई थिंक आई मस्ट हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम। मैं तो बार बार बोलता हूँ यार कि सब कुछ मैंने कुमार और मणि से सीखा, सब कुछ, फिल्म के बारे में भी और जीवन के बारे में भी। सर जब इतने प्यारे इतने अच्छे मेंटर्स होते हैं साथ में, या लाइक हम खुद से किसी के सामने अपनी जो सेवा भाव है और सीखने की जो भावना है, उससे कुछ रिलेशन जब हासिल कर पाते हैं और उससे एक इस लेवल पे पहुंचते हैं कि जहाँ पे आज सर इस पोजीशन पे, और आपकी आप कई सारी चीजें दूसरों में इम्पार्ट कर रहे हैं। एंड आई होप कि जब ये इंटरव्यू जो राहुल भाई ने आज इतना अच्छा सजाया है और जेआईपीएल ने और आपने इतना खूबसूरत टाइम दिया है, जब लोग देखेंगे तो काफी सारे मीट्स भी टूटेंगे। बिकॉज
ये सेशन एक वैसा सेशन नहीं है कि चीजी की जहां पे लोग आते हैं फॉर द सेक ऑफ टू प्लीज पब्लिक और टू प्लीज एवरीवन, वो बोलते हैं। और जिस बेबाकी से आप आंसर दे रहे हैं और खुल के बीइंग योरसेल्फ, ये बहुत जरूरी है लाइफ में। और ये हम सबके लिए सीखने के लिए दोस्तों बहुत जरूरी है कि यू हैव टू बी क्लियर हेडेड। सर 14 साल की उम्र से क्लियर थे ही वांट टू बी अ फिल्म मेकर, एंड हियर ही इज, 8 मूवीज बना चुके हैं, काफी सारी चीजें लूप में हैं, जिसके काफी लिए मुझे बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड मेरे मन में है। रोज ग्रेटिट्यूड में रहता हूँ कि मतलब ये सपना जो था एक बच्चे का, वो हो गया। I mean, इससे बड़ी कोई चीज है ही नहीं दुनिया में कि आप जो बचपन में एक सपना देखें और मैं आपको एक बात बताऊं। हम लोग 4 साल पहले हमारा नाटक हो रहा था इजराइल में। विनय थे उसमें और मैं। तो हम लोग एक दिन होटल से जा रहे थे, वॉक करके, थिएटर पास में ही था, थिएटर की तरफ जा रहे थे। और मैं विनय को बोल रहा था, विनय कैन यू बिलीव इट कि हम लोग आज इजराइल में थिएटर जा रहे हैं अपना नाटक परफॉर्म करने के लिए। मतलब ये तो सपने के भी बियॉन्ड थी यार ये चीजें यार, जो हो रही है। तो मतलब इसके लिए वन कैन ओनली बी ग्रेटफुल। यूनिवर्स हैज बीन वेरी काइंड। one can see that spark and shine still in your eyes, the way you are gratifying the everything, the way you are giving back to the society, and you still want to give back to the society. And obviously sir, long way to go, long way ahead, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है। और हम दिल से इस चीज की कामना करते हैं, क्योंकि आप जैसे लोग दुनिया में बहुत कम है। और जब एक, मैं हमेशा बोलता हूं कि जब जो छोटा एक इंसान होता है, एक जैसे छोटा बच्चा, वो जब उस सपने को देखता है और उसके बाद जब उन सपनों को पूरा करता है, तो यकीनन बहुत सारे लोगों को सर मोटिवेशन मिलता है और सपने देखने की एक उम्मीद भी जगती है उनके दिल में कि अगर आज रजत कपूर साहब इस सपने को देख के जी के पूरा कर सकते हैं, तो हम भी जी, कर सकते हैं। सर आप भी ऐसे लोगों से इंस्पायर्ड हुए होंगे, तो आप सबसे ज्यादा सर किससे इंस्पायर्ड हुए थे टू एंटर इनटू फिल्म इंडस्ट्री? बार बार मैं कह चुका हूँ, कुमार मणि, कुमार मणि, कुमार 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 मणि। सही है सर, बिल्कुल। मेरे 2 गुरु सर हैं, एक कुमार शानी और मणिकौर। सर कुमार, एक फॉर्चुनेट सर, उतने बड़े लेजेंड की आपको मोहब्बत मिली है। जी, गुड यू राहुल भाई। सर एक आपकी एक मैंने रचना सुनी थी। आपने अकबरवादी की एक पोइट्री आपने रिकॉर्ड की थी, हिंदी स्टेज के लिए शायद। जी, जी, मनीष गुप्ता के लिए, तो हाँ। हाँ हाँ हाँ, वो मैंने सुना था, यूट्यूब पे देखा था मैंने। तो उसमें क्या है, आप गजल पढ़ते हैं, गजल पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिटरेचर से कितना अभी मतलब साहित्य से कितना मतलब कि जुड़े हुए हैं, कि आप किस राइटर को ज़्यादा मतलब कि पसंद करते हैं, या किसी शायर को जो आपको सबसे ज़्यादा करीब लगता है कि ये बहुत ही मतलब। मैं पोइट्री बहुत कम पढ़ता हूँ अब। लेकिन मेरे फेवरेट चहेते हिंदी के साहित्यकार पिछले 20-25 साल से मनोहर श्याम जोशी जी हैं। मनोज सर मैं जी उनका बहुत ही। इतना बड़ा फैन हूँ, मैं उनका। चाहे वो कसब हो, चाहे कुरुकुरु स्वाहा हो, चाहे हमजाद हो। मतलब आई रियली कांट अंडरस्टैंड और लोग क्यों उनकी रचनाओं की बात नहीं करते हैं। फॉर मी इज अ वेरी वेरी ग्रेट आर्टिस्ट। लेकिन यहाँ तो वो हम लोग और बुनियाद के लिए ही जाने जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली। बहुत बहुत ही उत्तम उत्तम कलाकार थे वो। इतने बढ़िया नॉवलिस्ट मुझे नहीं पता अगर हिंदुस्तान में कोई और है। बिल्कुल सर, हमें बिल्कुल। मनोज जोशी जी बहुत ही उम्दा वो हैं, क्या नाम, लेखक हैं। उनको जितना पढ़ोगे उतना मतलब कि बहुत लंबा रास्ता है जी, उनका। सर मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद हमारे क्या है कि कुछ टीम के लोग हैं जो आपसे दो तीन लोग जो आपसे कुछ सवाल मतलब एक एक सवाल करना चाहेंगे। तो मेरा 5 आखिरी मिनट। सवाल है कि सर ओटीटी जब से आया, हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, ओटीटी के आने के बाद कितना बदलाव हो गया कि इसमें एक्टर्स को भी मौका मिला, नए बच्चों को, नए। तो ओटीटी का आज कितना सबसे आप वो अच्छा मानते हैं कि हाँ सबसे अच्छा बदलाव ये हुआ है कि जो फिल्में हमारी अ, एक फ्राइडे या 2 फ्राइडे के बाद गायब हो जाती थी, गायब हो जाती उनको थी। एक लाइफ मिल के गई है।
लाइव में। मतलब जैसा आंखों देखी आई चली गई, 2 हफ्ते में थिएटर से किसी ने, बहुत कम लोगों ने देखा। उसके बाद एक्चुअली लोगों ने देखा उसको, या तो टेलीविजन पे या अमेजोन और नेटफ्लिक्स पे। और उसके बाद जो मुझे प्यार मिला है वो उसकी वजह से मिला है, क्योंकि लोग अभी भी देख रहे हैं, लोग आज भी नए लोग देख रहे हैं उसको, और फिर कहते हैं अरे सर ये तो कमाल की पिक्चर है, मैंने पहले नहीं देखी थी। वो नहीं होता अगर वो लाइफ नहीं होती उन फिल्मों को, अगर ये ओटीटी नहीं होते तो। सर हमारे जेआईपीएल के जो इवेंट होस्ट करते हैं नोहेन जी मंसूरी, बहुत अच्छे होस्ट हैं। तो ये इनका बोलिए भी नवीन साहब। सवाल है। हाँ नोहेन, नमस्ते सर। नोहेन। हेलो हेलो बोलिए। नमस्ते सर, आई एम ऑडिबल सर। आई एम गुड, बोलिए नवीन साहब। नोहेन आपकी आवाज़ कट रही है। सर सबसे पहले तो हिंदी दिवस की शुभकामनाएं सर आपको। जी धन्यवाद। सर मेरा सबसे छोटा सा और शायद एक छोटा और बहुत बड़ा क्वेश्चन भी कह सकते हैं इससे, कि अभी इस वक्त लोकल टैलेंट ज्यादा है इंडिया में। आई कांट हियर। पहला नोहेन आपकी आवाज़ कट रही है बिल्कुल, वो हो रही है। नेटवर्क चेक चेक कीजिए आप। जब तक सर संदीप भाई संदीप जी हमारे बोलिए। साथ पोलिटिक आत्मा से नमस्ते सर। हिंदी दिवस की नमस्कार बहुत बहुत मुबारकबाद। जी, सर धन्यवाद। जनरली पिछले 25-26 साल में आपने 8 फिल्में बनाई हैं, और जी एक से बढ़कर एक फिल्म। और अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो सभी का कंसेप्ट तकरीबन एक दूसरे से बिल्कुल ही कम्प्लीटली अलग रहा है। तो सर जी। मेरा पर्सनली क्वेश्चन था कि आपको सर सीरियस इशू पे फिल्में बनाने में मजा आता है, या कॉमिक फिल्में जो कॉमेडी बेस्ड होती हैं उन फिल्मों को बनाने में मजा आता है? और दूसरा एक क्वेश्चन सर एक स्क्रिप्टिंग के एंड पे भी है, कि जब भी सर इसका पहले आप जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरा पूछता हूँ। यार ये सीरियस मेरे समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ सीरियस है और क्या नहीं है, और क्या कॉमिक है और क्या नहीं है, ये भी मेरे समझ में नहीं आता। मतलब सीरियस सब्जेक्ट को उठाने से फिल्म सीरियस नहीं हो जाती है। बिल्कुल सर। उसका सब्जेक्ट सीरियस हो सकता है, लेकिन फिल्म हो सकता है एकदम वाहियात हो। समझ रहे हैं आप? जी सर। और उसी तरह से एक लाइट सब्जेक्ट को लेके फिल्म बनाना, यू कैन स्टिल मेक अ ग्रेट फिल्म। जी तो बिल्कुल। सब्जेक्ट से उसका इतना लेना देना नहीं होता है। जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि आप फिल्म बनाते हुए आप वो ढूंढ रहे हैं जो आपका एक यूनिक एक्सप्रेशन है। आप वो कहानी नहीं ढूंढ रहे जो कि उसने भी बताई थी और उसने भी बताई थी और उसने भी बताई। आप एक कहानी ढूंढ रहे हैं जो सिर्फ आप ही बता सकते हैं, और उसको बताने का तरीका भी सिर्फ आप ही का है। यू नो, आई थिंक व्हाट वन इज ट्राइंग टू डू इज टू फाइंड दैट यूनिक एक्सप्रेशन फिल्म बनाते हुए। अब वो अगर मेरी फिल्मों में थोड़ा एक कॉमिक टोन रहता है, तो शायद इसलिए कि वो मैं हूँ उस तरह का कलाकार या उस तरह का व्यक्ति, तो हर तरह हर जगह वो चीज़ आ ही जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चलो इसमें कॉमेडी डालते हैं, लेकिन बेजा फ्राई मेरी बहुत फेवरेट मूवी है, बेजा फ्राई। कौन सी? भेजा फिर। बेजा फ्राई जी जी जी। गजब का मूवी है क्योंकि सर, एक्चुअल बहुत ही में सर अलग। भेजा फ्राई फिल्म ऐसी है कि लास्ट टाइम तक जो ऑडियंस होती है वो खुद महसूस करने लगती है कि फिल्म का जो टाइटल है वो पूरा फिल्म के प्रॉपर जी जी फिट जी। बैठता है। लेकिन भेजा फिर मेरी फिल्म नहीं है। भेजा फिर में मैंने एक्टिंग किया और मैं एग्जीक्यूटिव हाँ प्रोड्यूसर आपने हूँ। एक्टिंग की उसमें, जी विनय जी। पाठक की, लेकिन और आपने मतलब गजब का सागर वो। बलारी डायरेक्टर है उसका। एक सर कृष्णा फिल्म जो है, कृष्णा फिल्म अगर मैं देखूँ तो उसमें एक विवेक ओबराय जी की भी अच्छी एक्टिंग निकली है। और जनरली उसके गाने भी अगर देखिए तो प्रॉपरली वेल कंपोज्ड हैं, और स्क्रीन प्ले भी काफी अच्छे तरीके से लिखा हुआ है सर। सर जनरली जब हम स्क्रिप्ट के ऊपर काम करते हैं तो स्क्रिप्ट तैयार करने में तकरीबन 1 से 1.5 साल तकरीबन लोग लग जाता है इतना वक्त। जी तो जी जी। कई बार ऐसा हुआ है सर, किसी आप स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और जब वो स्क्रिप्ट कंप्लीट हुई हो, तो या फिर वो ट्रेंड निकल गया हो, या वो पर्टिकुलर कोई मैं चीज मैं है वो ट्रेंड आउट के ऑफ हिसाब से उससे हो मैं गई। ट्रेंड के हिसाब से फिल्में नहीं बनाता हूँ दोस्त। जी जी सर। ये आप इतना लंबा इंटरव्यू के अंत में ये पूछ रहे हैं ऐसा सवाल, तो ये तो आप जान लीजिए कि ट्रेंड के हिसाब से तो मैं फिल्म नहीं बनाता हूँ। लेकिन ऐसा बहुत होता है कि आप लिख रहे हैं स्क्रिप्ट और उसका 1 ड्राफ्ट 2 ड्राफ्ट 3 ड्राफ्ट कर चुके हैं, और उसमें 2-3 साल लग गए, और उसके अंत में आपने कहा कि यार ये स्क्रिप्ट में मज़ा नहीं आ रहा है, या इट हैज़ नॉट फाउंड अ फॉर्म, तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा समझिए
हर 4 स्क्रिप्ट में से 2 स्क्रिप्ट में ऐसा होता है कि वो मैं खुद ही फेंक देता हूँ उनको 3 साल के बाद कि यार ये मजा नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि जो चीज़ आप चाह रहे थे वो नहीं बन पाई। जी जी। पूजा मैम, आप भी अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं रजत कपूर सर से। हाय पूजा। Hi, Rajat sir. Amazing to interact with you. First of all, I'm obliged. I'm so thankful. It's a blessing. Thanks for engaging all the audience in your extremely awesome projects that you do. Very close to life, very realistic. So all my congratulations and best wishes. My question would be that I've seen you, how the study that I've done on you, and I've seen your projects. So I know that you've been related to theatre plus films, right? So how difficult is it as a director, and actually even as an actor, but more I want to know as a director, how difficult is it? Is it difficult actually to direct on 2 different platforms? I mean, it's difficult because everything is difficult. And because there's absolutely different. So there are different skills that you need. Yeah. Because That's a true. film is made first with the camera. Right. And a play is made first with actors. When you're rehearsing for a play, you're creating everything to actors. So you're actually using actors like pawns in a game of chess. That put this actor there, put that actor there. Yeah. So Yeah. really True. playing with them, and you need a lot of trust from these actors who work very hard on stage physically Right. for you to reject it and say, Agree. kuch aur karo. So that's a very different process. Whereas it becomes easier because money involvement is not there. You're not waiting for a producer to come and Right. start your project. Okay. For a film, you need whatever 2 crores, 3 crores. So you have to wait sometimes many years to make a film. And then the process of directing a film is completely different because you're working with a technical crew, Right. and actors come much later in a film, at a later stage. You're working with the production designer, with the cameraman, with your assistants, with location, with costumes, all that, colors. So that takes the primary part in filmmaking. And after the shoot, also you spend 6 months in editing and post sound. So Sure. lot of the work is the technical work. Yeah, I'm sure it takes a lot. And thank you for replying to the question. Do I have the permission to ask one more? Yes, ma'am. One more very quick one. Okay. And last. What I believe is that any movie, any film, any story comes from one single idea, right? I'm sure there is an idea behind the story. So does that idea lose its importance in the process of the entire filmmaking, because there's lots that goes into it? That's a fabulous question. And really one has to remind oneself to not let that germ go. Because it's very easy, because the process is so long and because it involves so many people, it's very easy to lose the track of that idea. I'll give you a very small example of how things develop. Have you seen Aankhon Dekhi? Yeah. Yes, sir. So this Yes, sir. idea of Aankhon Dekhi came to me in 2003. Okay. An idea was very simple. There's a man who says, I will only believe what I see. That's my only truth, what I experience. तो ये मेरे दिमाग में था, लेकिन अब मैं क्या करूं इस आइडिया को लेकर, मेरे समझ में नहीं आ रहा था. चलता रहा सालों साल दिमाग में घूमता रहा. कुछ इमेजेस आते थे, कुछ और विचार आते थे, बट आई डिडंट हैव अ स्क्रिप्ट. फिर 2011 में मुझे लगा जॉइंट फैमिली, एंड बिलीव मी पूजा, देन आई रोट इट इन 15 days. Because then I got Bauji, I got Rishi Chacha, I got Beti Ki Shadi, I got Why Takes This Decision, I got the beginning, end, everything. 15 days. But I'm saying that period from the germ of an idea to the script was 8 years. So it's very important to hold on to the idea. Yeah. Also, what I was telling, I think, Sandeep earlier, you're making a film only because it's eating you up. It's not that you're holding on to the idea. The idea is holding on to you. The idea is not letting you go. The idea is not letting you go.
The idea is saying, I want to be made. Find a way, you know. Absolutely. Fantastic, sir. So it becomes like an obsession that has to be treated in a way. Thank you. Thank you, sir. Obliged. तरुण भाई चलिए, आपको कोई क्वेश्चन? बहुत जल्दी से अभी क्वेश्चन, मुझे इजाजत। बिल्कुल सर। बस एक क्वेश्चन के बाद से वाइंड अप करते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन। तरुण भाई। जी भाई, हेलो सर। हाय तरुण। रजत सर, हेलो। हेलो। हाय तरुण। इट्स माय प्लेजर कि आपके साथ मैं एक स्क्रीन पे आ रहा हूँ सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड अभी मैं ये बोलूंगा कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो ये थोड़ा सा अलग लगेगा, बट आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क। थैंक यू। एंड आपकी एक्टिंग, कोशिश हम करते हैं, आजकल एप्लीकेशंस बहुत चल रही हैं, उसमें सब कोशिश बहुत करते हैं, बट वो करना इतना आसान नहीं है। ये आपसे अगर कोई नहीं जानता कि एप्लीकेशंस पे एक छोटा सा 15 सेकंड का वीडियो बनाना और एक कैरेक्टर को जीना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आपका सवाल क्या है? मेरा क्वेश्चन सर आपसे कुछ नहीं है, बस थैंक यू आपका आने के लिए। आप आए हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए सर। हम सब आर्टिस्ट ही हैं और अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आप जैसे सीनियर अगर हमें ब्लेसिंग्स देंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी सर। I am a nobody to give anybody blessing, please. नहीं, Just believe in your passion, sir. Believe in your passion. Exactly. Thank you very much, Abhishek. Thank you, Thank you. Rahul. And wish you all the very best, guys. Thank you. Thank you. Thank you and all the best. Thank तो you. Thank you दोस्तों, so much. ये थे रजत कपूर साहब।